नमस्कार, पैसा बचाएं पैसा बनाएं शो में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। अगर आपकी सैलरी 20,000 से लेकर 25,000 रुपए है तो आपको लगता होगा कि आप अपने लिए घर का जो सपना है वो शायद पूरा ना हो पाए, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आप भी अपने लिए एक अनुशासित एसआईपी के माध्यम से अगर समझदारी से चलेंगे तो अपने लिए आप भी घर बना सकते हैं। और कैसे बनेगा घर बिना कर्ज के जाल में फंसे, कैसे आप जो है अपने सपनों का मकान अपने लिए बना सकते हैं, उस पर बात करने के लिए और समझाने के लिए कि कैसे कम सैलरी वाले भी अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है सुशील जैन जी, जो कि personalcfo.in के फाउंडर है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू सर, मेरा सवाल सीधा सा है कि बहुत सी आबादी जो है हमारे देश में ऐसी भी है जो कि 20,000 से लेकर 25,000 रुपए महीना कमाती है। उन्हें लगता है कि उनके लिए घर का जो सपना है वो शायद आसान नहीं है, क्योंकि सैलरी इतनी कम है, महंगाई ज्यादा है, तो ऐसे में बचाएं कैसे, और अपना घर तो भूल ही जाइए। क्या ऐसे लोगों के लिए भी जिनकी सैलरी 20,000 या 25,000 है वो अपना घर प्लान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और उसके भी एक प्लानिंग हम आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसे हैं वही घर ले सकते हैं। कम पैसे हैं, बजटेड मकान मिलते हैं, हम वो लेंगे। और ये एक आप सोचिए कि जो बोलते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है तो हम प्लानिंग कैसे करें घर लेने की। एक्चुअली प्लानिंग की ज़रूरत ही उन्हीं को पड़ती है जिनके पास कम पैसे हो, कम बजट हो, उसी में। जिसके पास बहुत कुछ है उनको तो ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए 20,000 में भी बहुत तरीके से अच्छा सा मकान आप ले सकते हैं। उसके ऊपर हम और भी डिटेल में बताएंगे, पूरा कैलकुलेशन आपको समझाएंगे आज। जी सर, जिस तरह से आपने बोला कि कैलकुलेशन जो बताएंगे, कैलकुलेशन अमूमन जो समझ में आती है, हमने पिछले शो में भी बात की, और यही वजह भी है कि हमने इस शो में उस सैलरी ब्रैकेट को रखा है, क्योंकि लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कमेंट भी किया, ये बोला कि इस सैलरी बजट को भी लेना चाहिए। शायद यही वजह है कि हमने इस सैलरी ब्रैकेट को चुना भी। बात यह है कि कैलकुलेशन जब सर 20,000 25,000 वाले लोग होते हैं, वो घर के लिए जब प्लान करते हैं तो उनको लगता है कि आज की महंगाई के हिसाब से 25 लाख 30 लाख के घर मौजूद हैं। तो ऐसे में क्या तो वो अपने लिए जीवन को गुजारने के लिए पैसा खर्च करेंगे, और कैसे उसी पैसे में से एक हिस्सा निकालेंगे जो उन्हें फ्यूचर में उनका सपनों का मकान दिला पाए। तो अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कहाँ से करें सर इसके लिए? देखिए, एक तो जो आपने कहा कि 20-25 लाख में मकान जो मिलते हैं, लेकिन आप ये मेट्रो सिटीज़ में देख रहे हो। आप अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते हो तो आपको अच्छे मकान कम रेंज में भी मिल जाते हैं। तो इसी के ऊपर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लगभग जैसा मकान में आज आप रह रहे हो, होता क्या है, देखो गलती हम यहाँ करते हैं कि जिस लाइफस्टाइल में हम रहते हैं और जब मकान लेना होता है हम उससे 4 गुना 3 गुना बड़ा लेना सोचते हैं। वो गलती अगर आप ना करें, जिस लाइफस्टाइल में आप रह रहे हो, जिस बजट में आप रह रहे हो, अगर आप उसी को मेंटेन करो तो उस तरह का मकान आप ज़रूर ले सकते हो आराम से। अगर बस देखा जाए तो 15 लाख के आसपास के बजट में आपको टायर 2 टायर 3 सिटी में एक मकान मिल जाता है। चाहे 1 BHK हो, अगर थोड़ी सिटी बड़ी हो तो 1 BHK मिलेगा, थोड़ा छोटा हो तो 2 BHK भी मिल जाता है। तो ये बहुत आसानी से आप 15 लाख में ले सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अब अगर हमें 20,000 के अगर सैलरी की अगर प्लानिंग हम अगर करें नीरज जी, तो इसमें आप देखिए कि आज की डेट में अगर आप मान लें टायर 2 सिटी लो या मेट्रोज में लो, 5 से 10,000 रुपये में एक 1 BHK का मिल जाता है रेंट पे मकान। सो अगर हम एवरेज ले लेते हैं कि हमें ये पता नहीं कि हमारे दर्शक कौन सी सिटी से हैं, तो एवरेज अगर 7 से 8,000 रुपये, मान लीजिए 8,000 रुपये का किराए में रहते हैं आप, तो 20,000 में से 8,000 आपका किराया जाता है, तो आपके पास 12,000 रुपये बचते हैं। इन 12,000 में मैं ये मान लेता हूँ रफली 4-1 हज़ार रुपये आपके खाने पीने के खर्चे में चले जाते हैं। तो आपके पास बचते हैं 8,000 रुपये। उसमें फिर 2-3 हज़ार रुपये आप मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का और खर्चे में लग जाते हैं। तो अब 8,000 में से आपके पास बचे 3,000 निकल गए, तो 5,000 रुपये। 5,000 में फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा ले लीजिए। कभी महीने में एक बार बाहर घूमने चले गए, बच्चों को लेके चले गए, खाने पीने का खर्चा हो गया, तो फिर आप भी 4,000 रुपये आपके पास बचते हैं। वो 4,000 रुपये में आपको 2,000 रुपये की SIP करनी है आपके मकान के लिए। तो अगर आप ये 5 साल तक SIP चलाते हो, 5 साल में ये लगभग आपको 1.5 लाख रुपया आपका जमा हो जाता है, जो कि आपको डाउन पेमेंट में काम आ जाता है। अफोर्डेबल हाउस में गवर्नमेंट के रूल है कि 90% तक आप लोन ले सकते हो। सो अराउंड आपको 13 लाख रुपए तक का लोन लेना होगा। 15 लाख में 13.5 लाख समझ लीजिए लोन लेना होगा, बाकी 1.5 लाख रुपए आप एकमुश्त जमा करा के
आप घर ले सकते हो। तो अब ये देखिए, आप यहाँ बोलोगे घर तो लेंगे, किस्तें कैसे पूरी होगी? सो अगर आप 13.5 लाख रुपए कर लेते हो तो लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये की किस्तें आती है। एक बार हम मान लेते 10,000 रुपये की किस्तें बनती है, तो अब यहाँ आपको कैलकुलेशन समझना है कि 8,000 रुपये आप अभी किराया दे रहे हो, 2,000 रुपये का आपको मैंने सेविंग करने बोला घर के लिए SIP, तो ये टोटल कुल मिला के 10,000 रुपये हुए। तो ये 10,000 रुपये आप अभी बचा रहे हो, वही आपकी 10,000 की किस्त बन जाएगी। सो कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना है, आप अपना आराम से किस्तें भर के अपना मकान में 5 साल बाद रह सकते हो। तो बहुत एक ईजी तरीका है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अभी 2,000 रुपये और बचते हैं हमारे, जो हमने इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे। ठीक है, वो 2,000 रुपये को अगर आप कैरी ऑन करें तो आपका ये चीज़, अगर आप इसी को 2,000 को 20 साल तक कैरी ऑन कर लेते हैं तो आपको उसके बाद कोई खर्चे की भी चिंता नहीं होगी, घर अपना हो गया। 20 साल तक अगर आप 2,000 रुपये कर लेते हो तो आपके लगभग 20 लाख रुपए बन जाते हैं। उसकी 10-12% रिटर्न अगर आप मानो तो आपको लगभग 20,000 रुपये महीना घर बैठे आना शुरू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्लानिंग है 20,000 रुपये की। थोड़ा सा आपको हिसाब से चलना होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये आपको आएगी, सवाल नॉर्मली क्लाइंट करते हैं कि महंगाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो कैसे चलेगा सेम उसमें। तो हम ये मानते हैं अगर खर्चे बढ़ेंगे तो हमारी इनकम भी तो कुछ बढ़ेगी, तो वो जो खर्चे बढ़ेंगे वो इनकम से सेट अप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक प्लान बनाया जा सकता है 20,000 सैलरी का। लेकिन सर अमूमन हम देखते हैं कि जो सैलरी, आपने जैसे बोला कि खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, अमूमन देखते हैं कि जैसे कि सैलरी उस रेशो से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं। क्या हमें वहाँ पर भी कुछ हाथ रोकने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आपके लिए सामने आ जाती हैं जो कि टाली नहीं जा सकती। मान लीजिए कोई बीमारी का खर्च हो गया, इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, उसकी अलग किस्त जाएगी, वो अलग प्लान आपको करना पड़ेगा। फिर जो घर का जो सपना है वो लंबे समय के लिए और लंबा हो जाएगा। तो अगर प्लानिंग की बात करें तो अगर आप आज घर लेना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग क्या 5 साल पहले से शुरू होगी या फिर आज से ही प्लान किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल 5 साल पहले से होगी। अगर आपके पास एक मुश्त पैसे पहले से हैं, आपने इतना जोड़ के रखा हुआ है, तब तो आपकी प्लानिंग अलग होगी। हम ये मान के चलते हैं कि आपका अभी न्यू जॉब लगी है या आपके पास कोई सेविंग नहीं है, उस केस में आपको 5 साल तक आपको पहले डाउन पेमेंट के लिए इकट्ठा करना होगा, क्योंकि 90% मिनिमम आपको, मतलब मैक्सिमम लोन मिल सकता है, 10% मिनिमम आपको अपना एक मुश्त जमा देना होता है। अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपकी किस्तें कम बनेंगी, तो वो तो और एक फ़ायदे की बात हो जाएगी कि अगर आप ज़्यादा दे दो तो। लेकिन आपको 5 साल में ये 2,000 रुपये भी मैंने मिनिमम 10% सेविंग का बोला है, 20,000 में सिर्फ 10% सेविंग करने के लिए, उसमें आपका चीज़ें बन जाएगी। बाकी यस, आपने सही कहा कि इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। उसके लिए जो 2-3 हज़ार का कुशन हमने बनाया है, जो कि हमने बोला कि फ्यूचर में काम आएगा, या 1,000 रुपये जो हम लोग आउटिंग का रखे हैं, तो वहाँ पे आपको कटौती करके पॉलिसी के पैसे पूरे करने पड़ेंगे, ताकि आपको मेडिक्लेम एक्सपेंसेस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का आ जाए तो उसको संभाल सको आप। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से सर ने बताया कि पहले तो आपको डाउन पेमेंट के लिए एक पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि एक नियमित SIP के माध्यम से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। डाउन पेमेंट क्यों ज़रूरी होती है, जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि डाउन पेमेंट वो अमाउंट है जो कि अगर आप लोन का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको अपनी तरफ से भरनी पड़ेगी। और आसान सी और सिंपल सी बात यही है कि आप जितना कम पैसा लोन लोगे आपको चुकाना भी उतना ही कम पड़ेगा, और डाउन पेमेंट के पेमेंट करने से ही आपको कम पैसा का लोन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अगर सर डाउन पेमेंट कोई व्यक्ति, जैसे कि हम बोलते हैं कि कम सैलरी है, महंगाई ज़्यादा है, डाउन पेमेंट ना करे तो उस पर फिर कैसे बोझ पड़ेगा, वो भी एक बार बता दीजिए सर। देखिए, जैसे कि एक मिनिमम 10% तो डाउन पेमेंट का है ही, आपको अफोर्डेबल हाउस में जाते हो तो उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। अब अगर इससे ज़्यादा अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, तो जैसे कि मैंने कहा 10,000 रुपये की EMI बनेगी, वो अगर आप कम लोन लोगे तो हो सकता है 7-8 हज़ार रुपये की ही EMI बने। तो आप अगर थोड़ा सा और अपने गोल को थोड़ा और आगे तक ले जा सकते हो और डाउन पेमेंट ज़्यादा करो, तो आपके पास EMI का बर्डन कम होगा, जो कि हम नॉर्मली कहते हैं EMI 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर उस रेंज में इनकम के 30% में, मतलब अगर आपका 6,000 रुपये तक की EMI आप लेके आ सको उसको डाउन पेमेंट करके, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा लाइफ। नहीं तो आप थोड़ा नेक टू नेक चलोगे, थोड़ा सा टाइट होके चलना पड़ता है। सर एक चीज़ और बात, जैसे कि हमने बात की कि इनकम वैसे नहीं बढ़ती, ये तो एक केस हो गया। एक केस ये भी हो गया कि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको अचानक से कोई प्रमोशन मिलता है, या फिर आप कंपनी से जंप करते हैं दूसरी कंपनी में जाते हैं जहां पैसा अचानक से तेजी से बढ़ा आपका, तो सर
हमारा जो ईएमआई चल रही है, लोन चल रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जब पैसा हाथ में ज़्यादा आने लगे तो क्या हमें जो है अपनी लोन की किस्त को बढ़ा देना चाहिए, जल्दी से लोन खत्म करने पर फोकस करना चाहिए, या फिर लोन की किस्त वैसे ही चलने दें, एक और एसआईपी खड़ी कर दें ताकि बाद में हमें उसमें थोड़ी बचत करने का मौका मिले? सर क्या ऑप्शन बेटर रहेगा? सर बेटर तो यही रहेगा कि लोन को आप चलने दीजिए और एक एसआईपी और शुरू कर दीजिए, क्योंकि लोन नॉर्मली आपको 7-8% पे मिल जाता है और जो आप बचत करते हो उसमें 10 से 12% की रिटर्न आती है, तो लगभग 4% का आपको मुनाफा होता है लोन ना रीपेमेंट करने पे। तो हमारी तो एडवाइस यही रहती है, अगर आपकी है तो एक एसआईपी शुरू कीजिए, साथ में उसको बढ़ाइए, लोन की जो किस्तें जा रही है उसको मेंटेन करके चलिए, क्योंकि वो पैसा आपको 4% एडिशनल देता है। इफ़ेक्टिवली आपको जो कॉस्टिंग जो पड़ रही है वो कम होती है फिर। जी बिल्कुल। जिस तरह से ये भी एक फॉर्मूला है, सामने आता है कि अक्सर जो है पैसा जब बढ़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से लोन को ख़त्म करते हैं, फ्री होके रहते हैं, क्योंकि एक मेंटल बर्डन भी रहता है किसी पर भी कि उन्हें 20 साल तक पैसा चुकाना है, लगातार आपको 7 से 8 हज़ार रुपये की किस्त जाती रहेगी। तो आदमी सोचता है कि क्यों ना उस मेंटल प्रेशर से बाहर निकलें, तुरंत ये पैसा लमसम दे के ख़त्म करें ताकि वो जो मेंटल पीस है वो आए। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एसआईपी एक और कर लीजिए, ताकि उससे जो फंड क्रिएट होगा उससे आप अपनी लोन की तो किस्तें आराम से चुकाते ही चले जाएंगे, बाद में आपको वही पैसा फ़ायदा भी देगा। तो ये तो था आज का वैसा नुस्खा जो कि हम हर शनिवार इस शो के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे जो है छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके आप अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं और भविष्य को कैसे बेटर बना सकते हैं। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, होम लोन के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब होम लोन लेने के लिए कस्टमर मार्केट में जाता है तो बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है कि सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक किस तरफ रुख किया जाए, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि आपको कम ब्याज पर लोन ऑफर करते हैं, क्या बेटर ऑप्शंस रहेगा सर उसमें? देखिए, लोन लेने तक आपको ये देखना, आपको कंपैरिजन जरूर करना है, 3-4 बैंकों से आपको कोटेशन लेनी चाहिए, क्योंकि सबकी रेट अपनी अपनी होती है और नेगोशिएट भी कर सकते हो। और अगर आपका सिविल अच्छा है तो और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलते हैं। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ है तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है, इनकम का प्रूफ देना होता है, बस उतने में आपको मिल जाता है। लेकिन मेरी राय ये जरूर रहेगी कि आप 2 या 3 बैंक में, नेशनलाइज प्राइवेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में आप पता ज़रूर कीजिए और नेगोशिएट ज़रूर कीजिए। उसमें आपको अगर 25 पैसे 50 पैसे भी कम रेट में मिलता है तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपके किस्तों पे, तो ये बिल्कुल आपको पता करना चाहिए। सर एक चीज़ और भी है जो कॉमनली लोग फेस करते हैं, नेगोशिएट। आपने बोला नेगोशिएट करने की बात तो दूर, लोगों को लोन लेने में इतनी दिक्कतें आती हैं क्योंकि इतना सारा पेपर वर्क बता दिया जाता है, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन की अनिवार्यता बता दी जाती है कि आपको लाने ही लाने हैं, आदमी उसे ही खोजते खोजते परेशान हो जाता है। तो कोई और तरीका या फिर कोई ऐसा माध्यम जिसके ज़रिए ऐसा कॉमन मैन जो कि लाइनों में नहीं लग सकता, परेशान हो चुका है लोन के लिए अप्लाई करके, क्या उनके लिए भी कोई ऑप्शन है लोन लेने का? सर देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा आजकल पेपर वर्क रह नहीं गया है। मैंने जैसे कि कहा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरा, प्लस आपकी इनकम प्रूफ होनी चाहिए कि आपकी जो इनकम है आपने जितनी बताई है उतना आपके इनकम प्रूफ रहे और आपका लोन में मिल जाता है। सिविल आप सही रखिए, सिविल अगर आपका सही रहेगा तो बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाता है लोन। तो ये 3 चीज़ें को आपको बस सही रखना है, बाकी चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सही रहेगी तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। अगर आप यहाँ इनमें कुछ खामियां नज़र आती है तो फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी के लिए, कुछ रेफरेंसेस के लिए, वो चीज़ें हैं। प्लस अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो कंपनी के बैकग्राउंड पे भी आपको मिलता है, कितने दिन से सर्विस कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो इनकम की स्टेबिलिटी और आपकी कंपनी का प्रोफाइल भी देखा जाता है लोन देते वक्त। तो अगर ये सब चीज़ें सही है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो इस ब्रैकेट के जो लोग हैं 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली कमाने वाले, उन्हें इन तमाम जो सलाह सर ने दी है उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और उम्मीद करते हैं कि उसका जब फ़ायदा होगा तो आप कमेंट करके अपनी जो मन की बात है वो भी हम तक साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली कमाने वाले लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी मौका है। लेकिन आपको उसके लिए अनुशासित रहना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से रेगुलर आपको एसआईपी करनी पड़ेगी, या फिर एसआईपी नहीं भी करे तो एक पैसा आपको ईमानदार से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करेंगे तो फिर वो सपना पूरा होना थोड़ा मुश्किल है।
इसलिए ज़रूरी है ईमानदारी से। SIP तो एक अच्छा ऑप्शन है ही, जब आपको अच्छा खासा 12 से 14% का रिटर्न मिल रहा है तो क्यों ना इसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि FD में परंपरागत रूप से लोग लगाते हैं पैसा, लेकिन SIP आपको ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करता है। खैर वो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, इसलिए कोई भी स्कीम में पैसा डालने से पहले अपने जो है एडवाइज़र से, फिनेंस एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि नुकसान होना नहीं चाहिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शो में लगातार हम तक प्यार देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कमेंट्स में आप बताएंगे कि अगले शो में आप कौन से टॉपिक पर डिस्कशन देखना चाहते हैं। तब तक आप बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस। नमस्कार।